नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज आपके नए प्रैक्टिस सेट में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और आज आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है, इसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है, ठीक उसी प्रकार से आपके लिए इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट आने वाला है। और आज आपकी डेट 9 नवंबर हो चुकी है और कल परसों से आपके एडमिट कार्ड डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि आपके पास अब 4 से 5 दिन का समय बचा हुआ है। आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट आने वाला है जो आपकी ट्रिपल सी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1 से। और उसके पहले यदि आपने मेरी मैराथन क्लास को नहीं देखा है, जिसकी लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उस मैराथन क्लास में आपको 600 क्वेश्चन है। प्रत्येक चैप्टर के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक 1100 क्वेश्चन की मैराथन क्लास है। आप इस वीडियो के बाद वो मैराथन क्लास देख सकते हैं। मैंने उसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है? तो कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, वो किया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा। कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। एडा लवलेस कौन है? तो जो एडा लवलेस है, इनको फर्स्ट प्रोग्रामर के रूप में, यदि आपसे पूछे पहली प्रोग्रामर महिला कौन थी या पहले प्रोग्रामर कौन थे, तो वो थी आपकी एडा लवलेस। याद रखेंगे, फर्स्ट प्रोग्रामर के रूप में किससे जाना जाता है? तो एडा लवलेस को। माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो माउस का आविष्कार किया गया था डगलस एंजल वार्ड द्वारा। माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो माउस का आविष्कार डगलस एंजल वार्ड द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर किसने बनाया? जो पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? जो पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर था वो IBM द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? तो पहला जो व्यक्तिगत कंप्यूटर है वो IBM द्वारा बनाया गया था। IBM का पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM 5150 था, जो सन 1981 में जारी हुआ है। याद रखेंगे कब जारी हुआ? सन 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आएंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे और कुछ क्वेश्चन आएंगे जो ट्रू फॉल्स होंगे। लगभग 60 से 65 क्वेश्चन होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, और 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपके सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। एनिक पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। जो एनिक कंप्यूटर था, इसका आविष्कार कंप्यूटर की पहली जनरेशन में हुआ था। क्या यह इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था? तो आंसर होगा ट्रू। आपके लिए फुल फॉर्म इंपोर्टेंट होगी कि एनिक की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एनिक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फुल फॉर्म याद रखेंगे जो आपके लिए इंपोर्टेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यूनेक्स किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया था? जो यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आखिर ये किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया था? जो यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका मुख्य उद्देश्य था मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर। मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर मतलब एक से अधिक यूजर और एक से अधिक कार्य कर सकें, वो आपका यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसका आविष्कार 1969 में किया गया था। यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार कब हुआ? तो यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार 1969 ईस्वी में AT&T बेल लैब द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आखिर उसका आविष्कार किसके द्वारा विकसित किया गया? तो उसको AT&T बेल लैब के द्वारा विकसित किया गया सन 1969 में, जब से आपकी इंटरनेट की शुरुआत हुई। क्योंकि आपको भी जानकारी होगी जो इंटरनेट की शुरुआत ARPANET से हुई है, जिसका विकास सन 1969 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कर्नेल। जो कर्नेल है, आखिर इसका मुख्य कार्य क्या है? जो कर्नेल होता है, आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो कर्नेल होता है उसका मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। कर्नेल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कर्नेल का मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। आप भी साथ साथ कमेंट करते चलिए जिससे कि ये सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, वर्चुअल मेमोरी केवल रैम को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। जो वर्चुअल मेमोरी है, क्या इसका प्रयोग केवल रैम को बढ़ाने के लिए होता है? तो आंसर होगा फॉल्स। क्योंकि जो वर्चुअल मेमोरी होती है, जो ये क्या करता है, ये रैम की कमी को पूरा करता है और ये हार्ड डिस्क के लिए प्रयोग होती है। ये क्या करता है, ये पूरी तरीके से
वर्चुअल मेमोरी केवल रैम को बढ़ाने के लिए नहीं होती, इसका काम होता है जो रैम की कमी होगी उसको पूरा करेगा और हार्ड डिस्क का प्रयोग करती है। जो वर्चुअल मेमोरी होती है आपकी हार्ड डिस्क में ही लगी होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी होती है, वो होती है F7। याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो वो होती है F7। F7 की मदद से आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है PDF में एक्सपोर्ट करने का विकल्प कौन सा। जैसे आपने लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ डॉक्यूमेंट बनाया, कुछ टेक्स्ट लिखा, कुछ पेज बनाए, आप उनको एक PDF के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको किसका प्रयोग करना होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले फाइल मेन्यू पे जाना होगा और फाइल मेन्यू के बाद एक्सपोर्ट एज विकल्प मिलेगा और एक्सपोर्ट एज पे जाकर आपको एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक कर देना है। तो वहाँ से क्या होगा, जो भी आपका PDF है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका PDF के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है प्रिंट प्रीव्यू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आपसे यदि MS वर्ड पूछे, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है आपके एग्जाम में, जो आपका सिलेबस है उसमें आपका लिब्रे ऑफिस है, क्योंकि जो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है आपकी, यदि MS वर्ड में देखा जाए तो कंट्रोल के साथ F2 होती है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है प्रिंट प्रीव्यू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O। यहाँ पर आपको वो ऑप्शन भी नहीं है। लिब्रे ऑफिस में क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी होती है। कंट्रोल P से प्रिंट होता है और कंट्रोल R से जो अलाइनमेंट होता है वो होता है आपका राइट। याद रखेंगे प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पेज नंबर जोड़ने का विकल्प क्या है। यदि आप पेज नंबर को जोड़ना चाहते हैं तो आखिर किस विकल्प के माध्यम से आप जोड़ सकते हैं। जैसा कि आप चाहते हैं हमारे प्लान बाय लाइन जितने पेज हम लेते हैं डॉक्यूमेंट में उतने ही पेज नंबर आते हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो यदि आप पेज नंबर को डालना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इंसर्ट करने की बात की जा रही है, पेज नंबर को इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A सही आंसर होगा। आप इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू पर, और वहाँ पर आपको पेज नंबर का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ से पेज नंबर डाल सकते हैं। देखेंगे वहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। आप लेफ्ट में डालना चाहते हैं, राइट में डालना चाहते हैं, सेंटर में डालना चाहते हैं, टॉप में या बॉटम में, कहाँ से आप किस प्रकार से पेज नंबर डालना चाहते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का प्रयोग किसके लिए होता है। जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होती हैं आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है और आखिर ये किस प्रकार से कार्य करता है। जो आपके सेल होती हैं वो आपके 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी रिलेटिव सेल, एक एब्सोल्यूट और एक होती है आपकी मिक्स। सबसे पहले हम रेफरेंस सेल जानेंगे। जो आपकी नॉर्मल सेल होती है वो जैसे A1, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी रिलेटिव सेल हो गई। और इसके बाद जो मिक्स सेल होगी, जैसे हमारा $1 लगा और A लिखा जाए तो ये हमारी मिक्स सेल हो जाएगी। और जो हमारी एब्सोल्यूट रेफरेंस होती है वो हमारी $A और $, जिसमें मतलब कहने का मतलब है जिसमें कुछ नहीं एक भी $नहीं लगे हैं, वो आपकी रिलेटिव सेल है। जिसमें आपका $1 लगा हुआ है सेल में, कॉलम में या रो में, तो वो आपकी मिक्स सेल हो जाएगी। और इसको जो एब्सोल्यूट सेल होगी उसमें दोनों में $, लगे होंगे। इसका काम ये होता है, इसका कार्य होता है कि जो आपकी सेल है उसको फ्रीज कर देगा, मतलब उस सेल को स्थिर कर देगा। तो सेल को स्थिर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सेल को स्थिर करने के लिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट का प्रयोग। जो इम्प्रेस होता है आखिर में जो स्लाइड लेआउट होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है। इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट का प्रयोग किसके लिए होता है। जो इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट होता है इसका प्रयोग होता है स्लाइड का डिजाइन बदलने के लिए। स्लाइड का डिजाइन बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो स्लाइड लेआउट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सबनेट मास्क का प्रयोग क्या है। जो सबनेट मास्क है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। जो सबनेट मास्क होता है इसका प्रयोग होता है नेटवर्क और होस्ट के बीच विभाजन। नेटवर्क और होस्ट के बीच विभाजन ये किसका कार्य होता है, तो नेटवर्क और होस्ट के बीच विभाजन ये आपका सबनेट मास्क का प्रयोग होता है। आप यहाँ पर देखेंगे जो सबनेट मास्क होता है ये IP एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में विभाजित करता है। क्या करता है सबनेट मास्क होता है ये IP एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है DNS। जो DNS होता है आखिर इसका कार्य और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। और इसका कार्य होता है जो DNS होता है इसका कार्य होता है
डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना, ये आपका डीएनएस का कार्य होता है और इसके डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पिंग कमांड। जो पिंग कमांड कनेक्टिविटी, ये कमांड आपका यूनिक्स लाइनक्स से है। पिंग कमांड कनेक्टिविटी जांचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पिंग कमांड कनेक्टिविटी जांचने के लिए प्रयोग होती है, तो आंसर होगा ट्रू। जो पिंग कमांड होता है इसका प्रयोग कनेक्टिविटी जांच करने के लिए होता है, तो आंसर होगा ट्रू। पिंग कमांड नेटवर्क में दो डिवाइसों के बीच की प्रतिक्रिया जांचती है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रगति पोर्टल का उद्देश्य। जो प्रगति पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो प्रगति पोर्टल का उद्देश्य है सरकारी योजनाओं की निगरानी। सरकारी योजनाओं की निगरानी करना किसका कार्य है? तो सरकारी योजनाओं की निगरानी करना, ये हमारे सरकारी योजनाओं की निगरानी करना ये प्रगति पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। और आप यहाँ पर प्रगति की फुल फॉर्म देखेंगे। जो प्रगति होती है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या? जो डिजी लॉकर है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जब आपने CCC का फॉर्म भराया होगा तो आपकी एक ABC ID बनी होगी, जो आपकी डिजी लॉकर ऐप के माध्यम से बनी होगी। डिजी लॉकर आपका किसके माध्यम से वेरीफाई होता है? तो आपका जो डिजी लॉकर है वो आपका आधार कार्ड के जरिए वेरीफाई होता है। डिजी लॉकर आपका आधार कार्ड के जरिए वेरीफाई होता है। डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजी लॉकर का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका डिजिटल दस्तावेज स्टोर करना। डिजिटल दस्तावेज स्टोर करना ये किसका मुख्य कार्य है? तो ये डिजी लॉकर का है। इसमें आप अपने सारे सरकारी कागज रख सकते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई। आप इन सभी को अपने डिजी लॉकर ऐप में रख सकते हैं डिजिटल रूप में, जो आपकी हर जगह पर वैलिड भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल इंडिया केवल शहरी क्षेत्रों के लिए। डिजिटल इंडिया है क्या यह केवल शहरी क्षेत्रों के लिए है? तो आप कहेंगे गलत, क्योंकि जो डिजिटल इंडिया है इसका प्रयोग शहर और गाँव दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है NPTEL। जो NPTEL किस क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है? जो NPTEL है आखिर ये किस क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है? ये हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा। NPTEL किस क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है? तो इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में NPTEL शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछ, जैसे आप देखिए IISc में ने मिलकर इसको बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है SWAYAM प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज कौन प्रदान करता है? जो SWAYAM प्लेटफॉर्म, ये आपको पता है ये आपकी ऑनलाइन शिक्षा के लिए होता है। आखिर इस पर कोर्स कौन प्रदान करता है? तो जो इस पर कोर्स प्रदान करता है वो आपके विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर B सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है MWC छात्रों के लिए ऑनलाइन सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। जो MWC छात्रों के लिए ऑनलाइन सीखने का अवसर प्रदान करते हैं, तो आंसर होगा आपका ट्रू। आप यहाँ पर फुल फॉर्म देखेंगे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये MWC की फुल फॉर्म होती है। यहाँ पर आपके 21 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी CCC का एग्जाम होने वाला है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है B2C मॉडल एक का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा आपका एक B2C का उदाहरण है? बिजनेस टू कंज्यूमर का उदाहरण है, तो वो है आपका अमेजोन के माध्यम से आप क्या करते हैं? शॉपिंग करते हैं, तो ये आपका ई-कॉमर्स के अंतर्गत आ जाता है और जो आपका B2C हो जाएगा। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मॉडल में कंपनी सीधे ग्राहक को सामान बेचती है। जैसे आप कुछ सामान मंगाते हैं तो सीधे कंपनी द्वारा आपके पास सामान आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पेटीएम का मुख्य कार्य क्या? जो पेटीएम है आप सभी यूज करते होंगे पेटीएम। आखिर पेटीएम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आप कहेंगे इसमें हम डिजिटल भुगतान और वॉलेट सेवा होती है। कहीं पर जहाँ पर भी हमारा हार्ड कैश नहीं होता है वहाँ पर आप अपना तुरंत मोबाइल निकालते हैं और UPI के जरिए आप ट्रांसफ़र कर देते हैं फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, इन सब यदि अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो आपको क्या हो जाएगा? जो डिजिटल भुगतान और वॉलेट सेवा आपकी जी आपके पेटीएम का मतलब हो जाएगा। पेटीएम का फुल फॉर्म होता है पे थ्रू मोबाइल। पेटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पेटीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पे थ्रू मोबाइल।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन B2C मॉडल के उदाहरण है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, जो काम हम फ्लिपकार्ट पे करते हैं वही काम हम अमेजॉन पे करते हैं। मीन्स अमेजॉन के माध्यम से भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ सामान मंगाते हैं, और फ्लिपकार्ट के जरिए भी हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। दोनों ही कंपनियां उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सामान बेचती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्पाईवेयर का उद्देश्य क्या। जो स्पाईवेयर होता है आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। तो स्पाईवेयर का उद्देश्य होता है व्यक्तिगत जानकारी चुराना। व्यक्तिगत जानकारी चुराना ये किसका कार्य होता है। तो व्यक्तिगत जानकारी को चुराना ये स्पाईवेयर का कार्य होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। स्पाईवेयर का उद्देश्य होता है व्यक्तिगत जानकारी को चुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रैनसमवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या। जो रैनसमवेयर होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो रैनसमवेयर होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है फाइलों को लॉक करके फिरौती मांगना। आप क्या करेगा, आपकी फाइलों को लॉक कर देगा और उसके बदले आपसे पैसे की मांग करेगा। तो वो होता है आपका रैनसमवेयर। जहाँ पर भी आपको पैसे मांगने की बात की जाए वहाँ पर आपका रैनसमवेयर आंसर लग जाएगा। फिरौती मांगने की बात कौन सी वायरस में की जाती है, तो ये आपके रैनसमवेयर में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को वायरस और मेलवेयर से बचाता है। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं क्या उनका कार्य वायरस और मेलवेयर से बचाना होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, जो एंटीवायरस होता है उसका कार्य होता है वायरस और मेलवेयर से बचाना। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य होता है। पूछा गया है क्वेश्चन में Ctrl+R का प्रयोग किसके लिए होता है। जो Ctrl+R शॉर्टकट कुंजी होती है आखिर इसका कार्य किसके लिए होता है। क्या पृष्ठ को रिफ्रेश करने के लिए होता है, सेव करने के लिए होता है, प्रिंट करने के लिए होता है, या नई फाइल बनाने के लिए। तो आप कहेंगे पृष्ठ को रिफ्रेश करने के लिए Ctrl+R का प्रयोग करते हैं, और सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करते हैं, प्रिंट करने के लिए फाइल को Ctrl+P का प्रयोग करते हैं, और नई फाइल बनाने के लिए Ctrl+N का प्रयोग करते हैं, और रिफ्रेश करने के लिए Ctrl+R। और कहीं कहीं आपको F5 मिलेगा, तो F5 आपको सभी जगह कार्य करता है, और Ctrl+R से भी आप पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है जिसमें आप जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगे। जो काफ़ी मतलब पुराने वीडियो हैं, पिछली क्लास की वीडियो हैं, वो PDF मिल जाएंगे, जिसमें मैराथन की भी वीडियो PDF मिल जाएंगे। जो 500 क्वेश्चन की मैराथन है उसका PDF, 600 क्वेश्चन की मैराथन है उसका PDF मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन की PDF मिल जाएंगे। पूछा गया है SSD और HDD में अंतर क्या है। जो SSD और HDD है आखिर इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। तो SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, एंड HDD की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। इन दोनों में मुख्य अंतर यह होता है जो SSD होती है ये आपकी तेज़ होती है और महंगी होती है। जब तेज़ होगी तो महंगी भी होगी, जबकि जो HDD है ये आपकी धीमी होती है और सस्ती होती है। याद रखेंगे SSD S बाद में आता है, बड़ा होता है, तो वो महंगा है और तेज़ है, और जो H पहले आता है ये आपका धीमे है और सस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग डेटा को सुरक्षित रखने और कहीं से भी एक्सेस करने के लिए होता है। तो आंसर होगा ट्रू। जो क्लाउड स्टोरेज होता है इसका प्रयोग डेटा को सुरक्षित रखने और कहीं से भी एक्सेस करने के लिए होता है। आप इसमें क्या करते हैं, जैसे आपका मैंने एग्जांपल आपको दिया था, यदि आप पुरानी क्लास देखोगे, जैसे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप किसी के मोबाइल में अपना ID पासवर्ड डाल देंगे, उसी के मोबाइल में आपको पूरा डेटा आ जाए। जितनी आपने रील डालेंगे, पोस्ट डालेंगे, 100, 200, 500 जितनी भी आपकी रील पोस्ट होगी, सारा कुछ उस व्यक्ति के मोबाइल में जाएगा, जिसमें आप अपना ID पासवर्ड लॉगिन कर देंगे। तो वो आपका कहीं ना कहीं क्लाउड पे स्टोरेज है, आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं यदि आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का प्रयोग करते हैं, अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U का प्रयोग करते हैं, इटैलिक करने के लिए I का प्रयोग करते हैं, और प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग करते हैं। तो पूछा गया था कि बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है Ctrl+B। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था। जो आइस चिप, इसको आइस चिप के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछेगा कि IC का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। जो IC है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। तो रॉबर्ट नोयस और जेफ किल्बी द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। IC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसका आविष्कार रॉबर्ट नोयस और जेफ किल्बी द्वारा किया गया था, और इसका प्रयोग कंप्यूटर की 30 जनरेशन में किया गया।
आईसी चिप का प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में किया गया? तो तीसरी जनरेशन में किया गया आईसी चिप का, जिसका आविष्कार आपको नाम मिलेगा जैक किल्बी द्वारा और रॉबर्ट नॉइस द्वारा किया गया। और यह किस धातु की बनी होती है? जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है आपके सिलिकॉन की बनी होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एनए का पूर्ण नाम, अभी आप फुल फॉर्म पढ़ कर आए हैं। एनए का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। इसका आविष्कार जॉन मॉचली और जेपी एकर्ट ने सन 1946 में किया। याद रखेंगे एनए कंप्यूटर ये आपका पहला डिजिटल कंप्यूटर था और इसका आविष्कार 1946 में जॉन मॉचली और जेपी एकर्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जिगबी नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या? जो जिगबी नेटवर्क है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो जिगबी नेटवर्क है इसका मुख्य उद्देश्य है IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसों को कनेक्ट करना। जिगबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जिगबी का मुख्य उद्देश्य होता है IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसों को कनेक्ट करना। ये जिगबी का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? जो लाइनक्स है आखिर ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यह आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, जिसका आविष्कार 1991 ईस्वी में लाइनस टोरवाल्ड्स द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विंडो और लाइनक्स दोनों मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। जो विंडो और लाइनक्स है आप देखेंगे आप एक बार में गूगल क्रोम भी चला रहे हैं, गूगल क्रोम के साथ साथ आप यूट्यूब भी चला रहे हैं। यूट्यूब जैसे आप यूट्यूब चला रहे हैं गूगल क्रोम में, और इसके बाद आप MS वर्ड भी चला रहे हैं, आपने बगल में एक्सेल भी खोल रखा है, आपने लिब्रे ऑफिस राइटर भी खोल लिया है, ये आपके मल्टीटास्किंग कार हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? आपसे जो लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल 11 मेन्यू हैं, आपसे किसी मेन्यू से पूछ सकता है कि किस मेन्यू में कौन सा ऑप्शन मिलता है। तो आप एक बार मेन्यू को जरूर देख लीजिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड विकल्प किस मेन्यू में होता है? जो विजार्ड विकल्प होता है वो होता है आपका टूल्स मेन्यू में। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो विजार्ड ऑप्शन होता है वो किस मेन्यू में होता है? तो वो आपका टूल्स मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्रोज का प्रयोग होता है। जो मैक्रोज है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो मैक्रोज का प्रयोग होता है कार्यों को रिकॉर्ड और ऑटोमेटिक करने के लिए। मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है जैसे मुझे 3 लाइन हर बार लिखनी है, तो या तो मैं कॉपी पेस्ट करूँगा तो मेरा बार बार क्या होगा, मैं चाहता हूँ शॉर्टकट की बना लूँ। मैंने इतना टेक्स्ट लिखा और मैं इसकी शॉर्टकट की बना लूँ, मैं इसको कभी भी जैसे जैसे कॉपी पेस्ट करेंगे आपने, जैसे एक चीज़ आपने कॉपी की, आपको दूसरी चीज़ की जरूरत पड़ गई, आपने दूसरा कॉपी कर लिया, तो वो आपको कॉपी पेस्ट नहीं होगा। जो लास्ट क्या होता है, जो आपका सबसे बाद में कॉपी होता है वही आपका पेस्ट होता है। लेकिन आपको ये कॉपी पेस्ट भी करना है और आप चाहते हैं हम इसके लिए ऐसा करें, एक शॉर्टकट की बना लें, जब ही हम इसका प्रयोग करें तो आपका ये पेस्ट हो जाए। तो जो मैक्रोज का कार्य होता है, आप कुछ भी टेक्स्ट लिख देंगे मैक्रोज ओपन करके और इसकी एक शॉर्टकट की बना लेंगे। जब भी आप शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे, जैसे आप आल्ट के साथ आपने 2 शॉर्टकट की बनाई, आल्ट के साथ 2 शॉर्टकट की बना ली, आपने इतना टेक्स्ट लिखा और आल्ट के साथ 2 शॉर्टकट की बना ली, जब भी आप Alt 2 प्रेस करेंगे तो ये जितना आपने शॉर्टकट की में टेक्स्ट आपने लिखा है सारा कुछ आपका वो पेस्ट हो जाएगा। तो इसका कार्य होता है कार्यों को रिकॉर्ड करके ऑटोमेटिक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मैनेज टेम्पलेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप टेम्पलेट को मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? टेम्पलेट मैनेज करने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है आपकी Ctrl+Shift+N। टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Shift+N होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रैक चेंज का प्रयोग किसके लिए होता है? जो ट्रैक चेंज है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? जो ट्रैक चेंज होता है इसका प्रयोग होता है दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए। किसका प्रयोग करेंगे? ट्रैक चेंज फीचर का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका कंप्यूटर है, आपने अपना कंप्यूटर किसी को 1 घंटे के लिए दे दिया, जैसे आप कहीं चले गए तो आपने अपना ट्रैक चेंज ओपन कर दिया कि यदि कोई बंदा इस फाइल पर क्या करेगा, कुछ भी चेंजेज करेगा, मैं लौट कर आकर ट्रैक चेंज ऑप्शन में देख लूँगा कि क्या किसी के द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया है। यदि किया गया होगा तो वो रिकॉर्ड हो गया होगा, यदि नहीं किया गया होगा तो उसमें कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डेटा वैलिडेशन का प्रयोग
लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके लिए होता है? जो डेटा वैलिडेशन है, आखिर इसका प्रयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके लिए होता है? जो डेटा वैलिडेशन है, इसका प्रयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, डेटा की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो डेटा वैलिडेशन का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्लाइड मास्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो स्लाइड मास्टर होती हैं, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जो स्लाइड मास्टर होती हैं उनका प्रयोग होता है सभी स्लाइड पर समान लेआउट लागू करना, सभी स्लाइड पर समान लेआउट लागू करना, ये स्लाइड मास्टर का प्रयोग होता है। जितनी भी आपकी स्लाइड है सभी स्लाइड पर एक जैसा डिजाइन आपका लग जाएगा, तो वो होता है आपका स्लाइड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किसके लिए होता है? जो पैकेट स्विचिंग होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? जो पैकेट स्विचिंग होता है, इसका प्रयोग होता है डेटा को छोटे पैकेट में विभाजित और भेजने के लिए, डेटा को छोटे पैकेट में विभाजित करना और उसको भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पैकेट स्विचिंग का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आईपी एड्रेस में कुल कितने बाइनरी अंक होते हैं? जो आईपी एड्रेस होता है, जो आईपी एड्रेस IPv4 होता है, आखिर इसमें कुल कितने बाइनरी अंक होते हैं? तो इसमें आपको टोटल 32 होते हैं। IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? ये आपका 32 बिट का होता है। और जो आपका IPv6 एड्रेस होता है ये 128 बिट का होता है। इनकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन फायरवॉल का मुख्य कार्य नेटवर्क में आने जाने वाले डेटा को नियंत्रित करना है। जो फायरवॉल होता है, क्या इसका कार्य कंप्यूटर फायरवॉल का मुख्य कार्य नेटवर्क में आने और जाने वाले डेटा को नियंत्रित करना है? तो आंसर होगा ट्रू। फायरवॉल आंतरिक नेटवर्क को बाहरी खतरों से क्या करता है? जो फायरवॉल कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है RTI का मुख्य उद्देश्य क्या? जो RTI है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो RTI है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है नागरिकों को सरकारी जानकारी प्रदान करना है। ये RTI का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल इंडिया के अंतर्गत कौन सी सेवाएं दी जाती हैं? जो डिजिटल इंडिया है आखिर इसके अंतर्गत कौन सी सेवाएं दी जाती हैं? इसमें आपकी शिक्षा हो गई, बैंकिंग हो गई, स्वास्थ्य हो गई। आप कहेंगे डिजिटल इंडिया में ये सभी सुविधाएं दी जाती हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई? जो इंटरनेट की शुरुआत है आखिर ये किस वर्ष हुई? तो मैंने आपको बताया था जो इंटरनेट की शुरुआत है वह 1969 में ARPANET के रूप में हुई थी। ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत सन 1995 से हुई। भारत में इंटरनेट की शुरुआत सन 1995 से हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आखिर जो इंटरनेट है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इंटरनेट का जो आविष्कार है वो किया गया था आपका विंड सर्फ और बॉब कानन द्वारा। इंटरनेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इंटरनेट का आविष्कार विंड सर्फ और बॉब कानन द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पर फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में विंड सर्फ और बॉब कानन को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है वर्ल्ड वाइड वेब जो WWW है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी SSC एग्जाम होने वाला है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है इंटरनेट को नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट है क्या इसको नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, जो इंटरनेट है इसको नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट लाखों नेटवर्क को जोड़ता है, इसलिए इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है HTTP का नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। जो HTTP है क्या इसका फुल फॉर्म हाइपर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल है? तो आप कहीं गलत। देखो जल्दी मैंने भी सही पढ़ दिया था। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, पहले टेक्स्ट होता है बाद में ट्रांसफ़र होता है।
याद रखेंगे HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है और ना कि हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आंसर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा और नीचे आपकी फुल फॉर्म में आप यहाँ पर सही देख सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? तो आंसर वो गलत, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है यह आपका एक क्या है, स्प्रेडशीट, जिसमें आप वर्कशीट बना सकते हैं। वो आपका इस प्रकार से, जैसे डाटा एंट्री काम करना है, रीड शीट बनाना है, तो शीट बनाने का कार्य किस में होता है? एक्सेल में। जो प्रेजेंटेशन बनाने का कार्य होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, वो आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और पावर पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है? तो आंसर होगा गलत, लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग होता है आपका डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग करते हैं और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर का और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का, और स्प्रेडशीट बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? स्प्रेडशीट बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू है क्या इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो आप कहेंगे सही, सीपीयू है इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 1 और 0 का प्रयोग होता है। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है क्या इसमें 0 और 1 का बस प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, क्योंकि जो बाइनरी नंबर होते हैं उसमें सिर्फ 0 और 1 का प्रयोग होता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ALU। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। जो ALU होता है इसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो आंसर हुआ ट्रू, क्योंकि जो ALU होता है ये आपका CPU का ही घटक होता है और ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। जो ईमेल है क्या इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है? तो आंसर होगा आपका ट्रू। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जिसका आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 ईस्वी में किया गया था। ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 ईस्वी में किया गया था और ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, DNS जो डोमेन नेम को IP एड्रेस का छोटा है, जो डोमेन नेम हमेशा IP एड्रेस से छोटा होता है। तो आप कहेंगे गलत, क्योंकि जो डोमेन नेम होता है यह उपयोगकर्ता के लिए आसान नाम होता है। IP एड्रेस संख्यात्मक जो डोमेन नेम होता है वह आपका आसान नाम होता है, जैसे आपका .in। तो .in से क्या हो जाएगा? .in से आपका इंडिया हो जाएगा। डॉट यदि जियो भी लिखा हुआ है तो आपकी वेबसाइट गवर्नमेंट हो जाएगी। तो पूछा गया है डोमेन नेम हमेशा IP एड्रेस से छोटा होता है, तो आंसर होगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, फिशिंग एक प्रकार का साइबर क्राइम। जो फिशिंग है क्या यह एक प्रकार का साइबर क्राइम है? तो आप कहेंगे सही, जो फिशिंग है यह एक प्रकार का साइबर क्राइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, रैम परमानेंट मेमोरी होती है। जो रैम होती है क्या यह परमानेंट मेमोरी होती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। रैम में डेटा तब तक रहता है जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, जो भी आप कार्य करते हैं वो सभी रैम में जाना कंपलसरी होता है। जो भी आप काम करते हैं वो सभी डेटा आपका रैम में जाता है, लेकिन वो आपका अस्थायी रूप से सेव होता है, ना कि परमानेंटली। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बिजली जाने के बाद आपका डेटा क्या हो जाता है? बिजली जाने के बाद आपका डेटा हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, रोम। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। तो आप कहेंगे सही, जो रोम का फुल फॉर्म होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। जो ट्रोजन हॉर्स है क्या यह एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। ट्रोजन हॉर्स क्या है? यह आपका एक प्रकार का मेलवेयर है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, यह आपके कंप्यूटर में वैध प्रोग्राम के रूप में आ जाता है और आपके क्या करता है, सॉफ्टवेयर को भी सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फायरवॉल। फायरवॉल नेटवर्क की सुरक्षा के लिए प्रयोग होता है। जो फायरवॉल है क्या यह नेटवर्क की सुरक्षा के लिए प्रयोग होता है? तो आंसर होगा आपका ट्रू। जो फायरवॉल होता है ये आपकी नेटवर्क की सुरक्षा के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें पूछा गया है,
ऑपरेटिंग सिस्टम केवल हार्डवेयर से संबंधित है। तो आप कहेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका हार्डवेयर से लेना देना नहीं होता है, वो आपका किसके लिए होता है, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बीच इंटरफेस करने का कार्य करता है। मतलब कहेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम केवल हार्डवेयर से संबंधित है, तो ये आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो लाइनक्स है क्या यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो अभी अभी हम पढ़कर आए हैं जो लाइनक्स है यह एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, कंप्यूटर वायरस केवल इंटरनेट से फैलता है। जो कंप्यूटर वायरस है क्या यह केवल इंटरनेट के माध्यम से फैलता है? तो आपका आंसर हो गलत। जो वायरस है वो आपके जैसे आपने कोई केबल कनेक्ट की, आपने पेन ड्राइव लगाई, उनके जरिए फैल सकता है, जरूरी नहीं। जो वायरस है हमेशा इंटरनेट से ही फैले, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर गलत हो जाएगा। आपके एग्जाम में भी 30 से 35 क्वेश्चन जैसे मैंने बताए थे ट्रू फॉल्स के आते हैं, तो यहाँ पर हम ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूरे 100 तक करने वाले हैं। पूछा गया है www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, जो www है इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है। इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा सन 1991 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ईमेल भेजने के लिए POP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। तो आंसर हुआ गलत, क्योंकि ईमेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, जबकि ईमेल को प्राप्त करने के लिए POP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मॉडेम का कार्य एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। तो आपका आंसर होगा ट्रू। जो मॉडेम होता है इसका कार्य होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंपाइलर। कंपाइलर का कार्य हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में मींस मशीन लैंग्वेज में बदलना, ये कंपाइलर का कार्य होता है। तो आंसर होगा ट्रू। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर का कार्य होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो कंप्यूटर के समझने योग्य होती है। क्योंकि कंप्यूटर आपका हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है, जो अपन लोग बोलते हैं, जैसे आपने लिख दिया है कि CCC इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये अपनी एक प्रकार से हाई लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर उसको मशीन कोड में कम समझता है, तो वो किसका प्रयोग कर रहे हैं? कंपाइलर का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लूटूथ। जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ को PAN जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत रखा जाता है। जो ब्लूटूथ है क्या इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत रखा जाता है? तो आप कहेंगे सही, याद रखेंगे PAN का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। जो PDF है क्या इसका फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही, PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग एल्गो वो अर्थमेटिक यूनिट करती है। जो कंप्यूटर में डेटा की प्रोसेसिंग अर्थमेटिक यूनिट करती है। तो आपका आंसर गलत। जो डेटा प्रोसेसिंग होता है वो CPU के ALU और CU दोनों के जरिए होता है। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, URL का फुल फॉर्म। जो URL होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा। क्लिपबोर्ड का प्रयोग डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने में होता है। जो क्लिपबोर्ड होता है इसका प्रयोग डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने में होता है। तो आप कहेंगे गलत। क्लिपबोर्ड में वो डेटा जाता है जो आप कॉपी करते हैं या कट करते हैं। यदि आपका ज़्यादा डेटा कट या कॉपी हो जाता है तो कुछ समय जैसे मैक्सिमम रेंज होती है 20, उसमें क्लिपबोर्ड में कितने आप कॉपी पेस्ट रख सकते हैं? तो आप उसमें कट या कॉपी 24 रख सकते हैं। इससे ज़्यादा जाएंगे तो आपके क्या हो जाएंगे? हटते जाएंगे। तो क्लिपबोर्ड में तो 24 कॉपी पेस्ट आ सकते हैं, ये आपका स्थायी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा लोकल कंप्यूटर में सेव होता है। तो आपका जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है इसमें डेटा आपका सर्वर पर सेव होता है, ना कि लोकल कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, जीमेल एक सर्च इंजन। जीमेल है क्या यह एक सर्च इंजन है? तो आप कहेंगे नहीं। जीमेल के माध्यम से हम किसी को क्या कर सकते हैं? मैसेज भेज सकते हैं, फाइल अपनी भेज सकते हैं, ना कि यह एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, BIOS का प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना। जो BIOS होता है इसका
उपयोग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और इसका कार्य होता है कंप्यूटर को बूट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ई लर्निंग का अर्थ ऑनलाइन एजुकेशन। जो ई लर्निंग का अर्थ क्या ऑनलाइन एजुकेशन से है? तो बिल्कुल सही है, जो ई लर्निंग का अर्थ है ये आपका ऑनलाइन एजुकेशन से है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन कैप्चर का प्रयोग कंप्यूटर को इंसान और बॉट्स में फर्क करने के लिए होता है। तो बिल्कुल सही होगा, जो कैप्चर कोड आता है जब आप कोई फॉर्म भरते हैं उसमें आपको एक कैप्चर कोड आता है जो इस प्रकार से उसमें लाइन खींची होती है। क्या इसका प्रयोग बॉट्स को रोकने के लिए होता है? कंप्यूटर और बॉट्स में, इंसान और बॉट्स में फ़र्क पहचानने के लिए होता है कंप्यूटर में, तो आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है PDF फाइल को एडिट नहीं कर सकते। जो PDF फाइल है क्या इसको एडिट नहीं कर सकते? तो आंसर होगा गलत। PDF फाइल को हम एडिट कर सकते हैं। कुछ एडिटर ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनकी मदद से हम PDF फाइल को भी एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है XML का फुल फॉर्म एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज है। तो आप कहेंगे गलत, क्योंकि जो XML है इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्काई कोड का प्रयोग कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। जो आस्काई कोड होता है क्या इसका प्रयोग कैरेक्टर होते हैं उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है? तो आंसर होगा ट्रू, क्योंकि जो आपका आस्काई कोड होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन फॉर इंटरचेंज। याद रखेंगे फुल फॉर्म, आस्काई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का प्रयोग कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन HTML का प्रयोग डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए होता है। तो आंसर होगा गलत, कि जो HTML होता है इसका प्रयोग होता है वेब पेज डिजाइन करने के लिए। जो आप वेब पेज बनाना चाहते हैं, यदि आप एक वेब पेज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप HTML का प्रयोग करेंगे, ना कि डाटाबेस स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है BIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। जो BIOS है क्या इसका फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बैकअप का अर्थ डेटा को नष्ट करना होता है। जो बैकअप होता है क्या इसका अर्थ डेटा को नष्ट करना होता है? तो आप कहेंगे गलत। जो बैकअप होता है इसका अर्थ होता है डेटा की कॉपी बनाना। बैकअप होता है जो डेटा की कॉपी बन जाते हैं। जैसे आपका भी डेटा आपका, जैसे आप डेटा बैकअप ऑन किया हुआ है, आपका पूरा मोबाइल से आपका डेटा हट चुका है, लेकिन यदि आपको बैकअप का ऑप्शन होगा तो आप वहाँ से डेटा को पूरा बैकअप कर सकते हैं, वो कॉपी के रूप में आपका स्टोर होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है CPU 3 भागों में विभाजित होता है। जो CPU है यह 3 भागों में विभाजित होता है, ALU, CU और MU। तो आंसर होगा ट्रू। जो CPU है यह 3 भागों में विभाजित होता है। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट और MU की फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन गूगल DOCS एक ऑफलाइन एप्लीकेशन है। तो आप कहेंगे जो गलत, क्योंकि गूगल DOCS है ये आपकी एक ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं है। कैसी है? ये आपकी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसमें आप डॉक्यूमेंट को एडिटिंग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फिशिंग में नकली वेबसाइट्स के माध्यम से यूजर की जानकारी चुरा ली जाती है। फिशिंग के माध्यम से जो यूजर की जानकारी है ये आपकी चुरा ली जाती है नकली वेबसाइट के माध्यम से। तो आंसर होगा ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है IPv6 में 32 बिट एड्रेस होता है। तो आंसर हो गलत। जो 32 बिट एड्रेस होता है वो किसका होता है? जो 32 बिट एड्रेस होता है वो होता है आपका IPv4 का। IPv4 का जो एड्रेस होता है वो आपको 32 बिट होता है, जबकि जो IPv6 होता है इसका एड्रेस होता है 128 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है हैकर हमेशा अपराधी होता है। जो हैकर होते हैं क्या यह हमेशा अपराधी होते हैं? तो आप कहेंगे गलत। जो कुछ हैकर होते हैं, जैसे आपको सरकारी कामकाज के लिए जो हैकर प्रयोग होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके अच्छे कार्य के लिए होते हैं। जैसे आपका कभी डेटा आपका लीक हो गया है या कुछ प्रकार से ऐसा हो गया है तो आप कहीं साइबर क्राइम जाएंगे तो वहाँ पर हैकर ही होते हैं जो आपका डेटा, जैसे आपका कोई आईडी हैक हुई है तो उसको वापसी लाएगा तो हैक ही करना कहलाएगा। तो हैकर आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है गुड हैकर और एक होते हैं बैड। जो आपको नुकसान पहुँचाते हैं हैकर वो आपके बैड हो जाएंगे, जो आपके भलाई के लिए होते हैं वो हो जाएंगे आपके गुड हैकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पासवर्ड इनक्रिप्शन डेटा सुरक्षा की तकनीक है। जो पासवर्ड है यह इनक्रिप्शन डेटा सुरक्षा करने का तरीका है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में चार्ट बनाने के लिए इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग होता है। जो स्प्रेडशीट होती है, क्या इसमें चार्ट बनाने के लिए इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल+X का प्रयोग कॉपी करने के लिए होता है, तो आंसर वो गलत। कंट्रोल+X का प्रयोग कट करने के लिए होता है और कॉपी करने के लिए कंट्रोल के साथ सी बटन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से आप कंट्रोल सी के माध्यम से डेटा को कॉपी कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। कंपाइलर एक हार्डवेयर डिवाइस है, तो आप कहेंगे गलत, क्योंकि अभी अभी हम पढ़कर आए हैं कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर कार्य होता है ट्रांसलेट करना, जो आपके द्वारा इनपुट दिया गया है, मीन्स कहने का मतलब है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये आपका कंपाइलर कार्य होता है। ट्रांसलेट करना कंपाइलर का कार्य होता है। SSL सर्टिफिकेट वेबसाइट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए होता है। SSL का फुल फॉर्म सिक्योर सॉकेट लेयर होता है और इसका प्रयोग वेबसाइट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए होता है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, QR का पूरा नाम क्विक रिस्पांस कोड होता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है कि जो QR कोड होता है क्या इसका फुल फॉर्म क्विक रिस्पांस कोड होता है। आंसर आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी SSC एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।